ये कहानी है एंजो नाम के एक पेंटर की जो खाली समय में बच्चों को कराटे सिखाता है। एक शाम काम से लौटते समय एंजो बस स्टॉप पर सिगरेट जलाता है। तभी तेज रफ्तार से गुजर रही एक कार उस पर पानी उछाल देती है, जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। गुस्से में एंजो सिगरेट फेंक देता है और सड़क किनारे खड़े होकर उसे देखता रहता है। सिगरेट पानी के साथ बहते हुए रियो बैंक के सामने वाली नाली में गिर जाती है। एंजो नाली का पीछा करते करते एक बड़े पुल तक पहुंच जाता है। वहां से नाली का सारा पानी बाहर निकल रहा होता है। वह पुल के नीचे गटर की पाइप में घुसकर आसपास की चीजों को देखता है और यहीं उसके दिमाग में बैंक लूटने का आइडिया आता है। अगली सुबह एंजो अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलता है और उसे अपना प्लान बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह भी इस प्लान में जुड़ जाता है। लेकिन इस चोरी के लिए उन्हें कई महंगी चीजें और कुछ हथियार चाहिए होते हैं, मगर इन दोनों के पास अभी पैसे नहीं होते। पैसा जुटाने के लिए एंजो अपने पुराने दोस्त डिब्बा के पास जाता है। डिब्बा के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वह इस चोरी में उनकी मदद कर सके, इसलिए वह एंजो को मारियो नाम के चोर का पता देता है जो रोज छोटी मोटी चोरी करता रहता है। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलता है और उसे सारा प्लान समझाता है। वह मारियो से कहता है कि अगर यह चोरी सफल हो गई तो उसे जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। एंजो की बात सुनकर मारियो पहले थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात दोनों नाली के पास पहुंचते हैं, जहां एंजो नाली के अंदर नापने वाला टेप डालता है। इसके बाद वे दोनों पाइप में जाते हैं और टेप से उसकी गहराई नापते हैं। थोड़ी गणित करने के बाद एंजो मारियो से कहता है कि यार, हम अमीर बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर हैं। लेकिन मारियो को चिंता होती है कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और पाइप में पानी भर गया तो प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो उसे समझाता है कि वे चोरी उसी दिन करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो उसकी बात मान लेता है और वे लोग चोरी की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि बैंक के अंदर मोशन डिटेक्टर लगे हुए हैं और अगर रात को कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा। एंजो सबको बताता है कि ये मोशन डिटेक्टर हरकत को नहीं बल्कि शरीर की गर्मी को पकड़ते हैं। इसके बाद एंजो स्लीपिंग बैग से एक खास तरह का सूट बनाता है जिससे शरीर की गर्मी बाहर न जा सके। अगले दिन एंजो बैंक के अंदर जाता है और हर हिस्से की फोटो लेने लगता है ताकि वह बैंक का नक्शा समझकर ब्लूप्रिंट बना सके। लेकिन तभी बैंक के गार्ड उसे फोटो लेते हुए पकड़ लेते हैं और तहखाने में ले जाते हैं। असल में यह एंजो की चाल होती है ताकि वह तहखाने तक पहुंच सके और लॉकरों को पास से देख सके। गार्ड एंजो के कैमरे की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि एंजो पहले ही कैमरे का कार्ड निकाल चुका होता है। उनके पास एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास आता है और उन्हें बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाता है जो उसने उन फोटो से बनाया था। एंजो सबको बताता है कि वे तहखाने से बैंक में घुसेंगे क्योंकि सभी लॉकर वहीं हैं। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद वे साइकिल से बैंक और नाली के बीच की दूरी नापते हैं। वे साइकिल के टायर पर एक निशान लगाकर नाली से बैंक तक चलाते हैं और गिनते हैं कि टायर कितनी बार घूमा, इसी से दूरी पता करते हैं। अगले दिन एंजो कुछ कैलकुलेशन करके वह एंगल निकालता है जिस पर खुदाई करने से वे सीधे बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी बीच एंजो मारियो को बताता है कि बैंक के पास सारे पैसों का इंश्योरेंस है, इसलिए चोरी से आम लोगों के पैसों का नुकसान नहीं होगा। उसी रात वे सब नाली के नीचे जाकर पाइपलाइन में सुरंग खोदने लगते हैं। इसके साथ ही वे अल्बर्टो नाम के एक आदमी को भी प्लान में शामिल करते हैं जो चोरी के बाद भागने में मदद करेगा। इतनी तैयारी के बाद भी उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बैंक के सारे लॉकर कैसे खोलेंगे। बैंक में कुल 400 लॉकर होते हैं और अगर एक लॉकर खोलने में 1 मिनट लगे तो सभी लॉकर खोलने में 6 घंटे लगेंगे। अगले दिन मारियो बैंक की दूसरी शाखा में जाता है, अपने नाम से एक लॉकर लेता है और उसे खोलते हुए उसके सिस्टम को ध्यान से समझता है। फिर अगले दिन मारियो और उसके साथी एक वैन चुरा लेते हैं जिसे वे चोरी के बाद भागने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वे अल्बर्टो के घर पहुंचते हैं और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। तभी पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और उनसे सवाल करने लगती है क्योंकि वैन सड़क के बीच में खड़ी होती है। इससे पहले कि पुलिस को शक हो, अल्बर्टो और उसकी पत्नी घर से बाहर आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये लोग उनके मेहमान हैं और उनका इंतजार कर रहे थे। उस रात वे फिर नाली में जाते हैं और सुरंग को आगे खोदने लगते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी ड्रिल मशीन खराब हो जाती है और काम रुक जाता है। यह देख मारियो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह इस काम में पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुका है और अब और पैसे नहीं लगा सकता। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उसी रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है तो बातों बातों में उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अगली सुबह वह मारियो के घर जाता है और उसे नया प्लान समझाता है। एंजो बताता है कि वे बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन में लूटेंगे। उसका प्लान यह होता है कि वे दिन में मुख्य दरवाजे से बैंक में घुसेंगे ताकि बैंक स्टाफ और पुलिस को लगे कि यह बस आम सी चोरी है और जब पुलिस बैंक के बाहर उनका इंतजार करेगी तब वे लोग सुरंग से बैंक से बाहर निकल जाएंगे और तब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। मारियो को भी यह प्लान बहुत पसंद आता है और वह इसे मान लेता है। चोरी वाले दिन ये सब अपने हाथों पर ग्लू लगा लेते हैं ताकि उनकी उंगलियों के निशान न जाएं। उधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए नाली में जाता है जबकि बाकी लोग छिपकर बैंक में घुसते हैं। अंदर जाकर वे अपने चेहरे पर मास्क
मास्क लगा लेते हैं और बैंक में मौजूद सभी ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं। इधर बैंक का गार्ड कैमरे में यह सब देख लेता है और तुरंत पुलिस को खबर कर देता है। उधर मारियो कैशियर के पास जाकर उससे एक बैग में पैसे भरने को कहता है। दूसरी तरफ अल्बर्टो बैंक की पार्किंग में जाकर वहां का गेट अंदर से बंद कर देता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर पहुंच जाती है और बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है। यह देखकर एंजो एक बंधक को बंदूक की नोक पर लेकर बाहर जाता है और पुलिस को धमकाता है। एंजो कहता है कि अगर किसी ने बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तो वे सारे बंधकों को मार देंगे। अंदर बैंक में मारियो एक बंधक को बंदूक की नोक पर रखकर गार्ड से बाहर आने को कहता है। गार्ड पहले मना करता है, लेकिन मारियो के ज्यादा डराने पर वह कमरे से बाहर आ जाता है। यहाँ मारियो गार्ड की बंदूक लेकर उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लेता है ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो इसी फोन पर कर सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो बैंक के सारे कैमरे बंद कर देता है ताकि उनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड न रहे। फिर एंजो तहखाने में जाता है और वहां एक अलमारी साइड में हटाता है। उधर सेबेस्टियन अपना काम खत्म करके सुरंग से बैंक के अंदर आ जाता है। अंदर आकर एंजो और सेबेस्टियन पार्किंग में जाते हैं और कार की डिक्की से एक मशीन निकालते हैं। वे लोग लॉकर रूम में जाकर मशीन को जोड़ते हैं। असल में सेबेस्टियन, जो कि सिविल इंजीनियर है, उसने ऐसी मशीन बनाई होती है जो लॉकरों को सिर्फ 7 सेकंड में खोल सकती है। टीम के सभी सदस्य अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लेते हैं और एंजो व सेबेस्टियन लॉकर खोलने में लग जाते हैं। इसी बीच मारियो को पता चलता है कि पुलिस बैंक की छत पर पहुंच चुकी है। वह तुरंत उस पुलिस अफसर को फोन करता है जो यह पूरा ऑपरेशन संभाल रहा होता है। मारियो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अपने लोगों को छत से नीचे नहीं बुलाया तो वे सारे बंधकों को मार देंगे। मजबूरी में कप्तान उसकी बात मान लेता है, लेकिन सामने वाली इमारत पर 2 स्नाइपर तैनात कर देता है ताकि मौका मिलते ही चोरों को गोली मार सके। इसके बाद मारियो कप्तान से कहता है कि वह उसे शहर के मेयर से बात कराए। कप्तान कहता है कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उधर एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर खोल चुके होते हैं जिनमें बहुत सारा पैसा और सोना होता है। बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की योजना बना रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बस छोटी सी चोरी है और अब सारे चोर बैंक के अंदर फंस गए हैं। इसलिए कप्तान फिर मारियो को कॉल करके उसे सरेंडर करने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि अगर वे सब खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे तो वह उन्हें सरकारी वकील देगा, जिससे उन्हें और उनके साथियों को कम सजा मिलेगी। लेकिन मारियो यह ऑफर ठुकरा देता है और सोचने के लिए समय मांगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला दिखती है जिसका उस दिन जन्मदिन होता है। जब मारियो को यह पता चलता है तो वह उसे चॉकलेट देता है और जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में उसे बैंक से बाहर भेज देता है। कुछ समय बाद मेयर बैंक के बाहर पहुंच जाता है और जब पुलिस मारियो की उससे बात कराती है तो मारियो उसे गालियां देने लगता है। फिर मारियो कप्तान से कहता है कि अब उसे किसी मंत्री से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है। जब कप्तान उससे वकील का नंबर मांगता है तो मारियो एक बंधक का नंबर दे देता है और जब कप्तान उस नंबर पर कॉल करता है तो मारियो आवाज बदलकर उससे बात करता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसके साथियों को थोड़ा और समय मिल सके। उधर एंजो और बाकी साथी चोरी का सारा सामान सुरंग में भेज रहे होते हैं और मारियो पुलिस और बंधकों को संभाल रहा होता है। इसी बीच कप्तान बार बार वकील यानी उस बंधक के फोन पर कॉल करता है, लेकिन क्योंकि मारियो ने फोन बंद कर दिया होता है उसे शक होने लगता है। तभी उसकी नजर बैंक के बाहर वाली नाली पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है। उधर बैंक के अंदर चोर सारा माल एक नाव में भर लेते हैं और एंजो अपने सभी हथियार बैंक की तिजोरी में छोड़ देता है। यहाँ पता चलता है कि ये सारे हथियार नकली होते हैं क्योंकि एंजो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो सारे बंधकों को पहली मंजिल पर बंद कर देता है और फिर एंजो के साथ वहां से निकलने लगता है। जब बंधकों को पता चलता है कि चोर भाग गए हैं तो वे जल्दी से अपने फोन उठाकर बाहर अपने घर वालों को कॉल करने लगते हैं। जब कप्तान को पूरी बात समझ आती है तो वह एक टीम को मुख्य दरवाजे से बैंक के अंदर भेजता है और दूसरी टीम को नाली वाले रास्ते से। उधर मारियो और एंजो नाली में जाकर खुदाई के सारे निशान मिटाते हैं और जल्दी से अपने साथियों से जा मिलते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां एंजो और उसके साथी चोरी की योजना बना रहे होते हैं। एंजो जानता था कि पुलिस अंदाजा लगा लेगी कि वे नाली के रास्ते भागेंगे, इसीलिए उन्होंने नाली में एक छोटा सा बांध बनाया था जिससे पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ जाए और वे अपनी मोटर बोट से उस तरफ निकल जाएं। फिर कप्तान बैंक के तहखाने में जाता है जहां उसे सुरंग दिखाई देती है, लेकिन वह सुरंग से चोरों का पीछा नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने मुंह पर एक बम लगा रखा होता है। हालांकि जल्दी ही पता चल जाता है कि बम भी नकली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि चोर काफी दूर निकल चुके होते हैं। एंजो और उसके साथी नाली से होते हुए वैन तक पहुंचते हैं और सेबेस्टियन सारा माल ऊपर चढ़ा देता है। उसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आता है और सब वहां से निकल जाते हैं। इस तरह ये साधारण दिखने वाला चोरों का ग्रुप सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर $30 मिलियन लूट लेता है। चोरी के बाद वे सब अल्बर्टो के घर जाते हैं और सारा माल आपस में बराबर बांट लेते हैं। इसके साथ वे वैन को भी जला देते हैं। सारे सबूत मिटाकर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और चोरी के पैसों से
आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। गुस्से में वह सीधे पुलिस के पास जाती है और उन्हें पूरा प्लान बता देती है। पुलिस को सब पता चलते ही वे एक एक करके सभी चोरों को पकड़ लेते हैं और उनका सारा पैसा जब्त कर लेते हैं। इसके बाद कहानी 7 महीने आगे बढ़ती है जब एंजो जेल से बाहर आ रहा होता है और मारियो महंगी कार में उसे लेने आता है। यहाँ पता चलता है कि एंजो पहले से ही सोच कर चला था कि अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें कम सजा मिलेगी, क्योंकि चोरी के समय उन्होंने नकली हथियार इस्तेमाल किए थे और किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 7 महीने की सजा दी। साथ ही बैंक के पास चुराए गए पैसों का सही रिकॉर्ड नहीं होता। जांच में पुलिस को सिर्फ कुछ मिलियन ही वापस मिलते हैं, जिसका मतलब है कि चोरों ने पैसे का बड़ा हिस्सा कहीं छिपा दिया था। अंत में एंजो और उसके साथी जेल से आजाद हो जाते हैं और चोरी के छिपाए हुए पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।